बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसके हवाले से जाहिर है बड़ा इंतजार था कि आखिर फैसला होगा क्या। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें जो थी वो मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की मुखालफत में एक तो दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने इस हवाले से एक मुख्तसर फैसला भी सुना दिया है और मुख्तसर फैसले में उन्होंने कहा है कि ताख़ीर से आने पर माजरत ख्वाह हूँ, सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया जिन्होंने मुआवनत की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए कानून को बरकरार रखा और 5-10 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बरकरार रखा गया है। यानी इन शॉर्ट के जो इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें आई थी एक तो उन्होंने मुस्तरद कर दी और पार्लियामेंट के बनाए हुए जो कानून था, जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने की थी, उस फैसले को बरकरार रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और उस पर हमने देखा कि हियरिंग भी हुई, ओपन कोर्ट में समाअत हुई, पब्लिकली हमने उसके अंदर देखा। बहरहाल जो तफसीली फैसला आएगा उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बेसिकली कहता क्या है, इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इस एक्ट के तहत अस्कुद नोटिस और बेंच तश्कील का इख्तियार जो है वो 3 सीनियर जजेस की का जो इख्तियार था वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था, बेंचेस तश्कील करने का इख्तियार भी। लेकिन अब इस कानून के बाद जिस पर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसको बरकरार रखा है, इसके बाद अगर तो अस्कुद नोटिस लिया जाता है तो 3 सीनियर जजेस की कमेटी को ये दिया गया है मामला और केस समाअत के लिए मुकर्रर करने और दरख्वास्त लेने का इख्तियार भी कमेटी को दिया गया है। इसके साथ साथ मुतासरा फरीक को 1 माह में अपील का हक, वकील तब्दील करने की इजाजत भी दी गई है, जबकि अस्कुद नोटिस के मुकदमात में माजी के फैसलों पर भी अपील का हक दिया गया है। ये बेसिकली है था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कि हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत ने सिंपल लेजिस्लेशन के साथ यहाँ पर कानून साजी की, तहरीक इंसाफ इसको लेकर आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बल आखिर आज ये फैसला आ गया। अब इस फैसले के असरात क्या होंगे और मुस्लिम लीग नून तो ज़ाहिर है इसे एक अच्छा फैसला करार दे रही है और दीगर जमातें इस पर क्या कहती हैं और इससे क्या पार्लियामेंट मजबूत होगी, क्योंकि हमने देखा कि पार्लियामेंट को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर फैसले पर या इस हवाले से सिंपल लेजिस्लेशन के साथ या सिंपल कानून साजी के साथ भी सवालात उठाए जा सकते हैं। बहरहाल माहिर कानून बैरिस्टर कमर सब्ज़ वारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इन डिटेल बात करेंगे कि इस कानून के बाद होगा क्या, इसके असरात क्या होंगे, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा और कितना बेहतर हुआ है, क्या वाकई इससे पार्लियामेंट मजबूत हुई है। इफ्तिखार हुसैन शिराजी सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उनसे इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ बैरिस्टर कमर सब्ज़ वारी साहब माहिर कानून हैं, उन्होंने भी लाइन पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, जरा आगाज आपसे करते हैं। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ तमाम जो दायर दरख्वास्तें थी मुस्तरद कर दी हैं, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी, नामुदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। मैम, मेरी अर्ज ये है कि ये एक बहरहाल एक खुशाइद फैसला है और इसके असरात जो मुरतब होंगे वो तो जब इस कानून का अमल दरामद शुरू होगा तो हमें तभी अंदाजा उससे हो सकेगा कि आया इसके कोई बेहतर असरात हैं आने वाले दिनों पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुकदमाजात वहां सुने जाएंगे या कोई मनफी असरात हैं। लेकिन शायद हमें अब 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं हम, और हमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेनी है और मिलकर चलना है और ये भी देखना है कि फर्द वाहिद का कॉन्सेप्ट जो है वो अब खत्म होता जा रहा है और कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का दौर है ताकि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके, जिसकी ये कड़ी थी कि मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनते साथ ही अगले दिन ही फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके ये 5 हियरिंग की, जिसकी आज 5वीं हियरिंग थी और 10 की मेजोरिटी
मेजोरिटी से उन्होंने वो पिटीशंस जो इस कानून को चैलेंज कर रही थी उनका डिसमिसल किया और 5 जजेस ने इख्तिलाफ राय किया उससे। और इख्तिलाफ राय हुस्न है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए और उसमें अब जब तफसीली आरा जज साहिबान अपनी अपनी लेंगे तो पता लगेगा। लेकिन जो मूड नजर आया और जो कुछ क्वेश्चनिंग मोहतरम जज साहिबान की तरफ से की गई मुख्तलिफ वकला से, तो उससे ये नजर आया कि कुछ जज साहिबान का ये ख्याल था कि ये सुप्रीम कोर्ट की आजादी पर एक हमला है जो पार्लियामेंट ने किया है कानून साजी करके। सुप्रीम कोर्ट को खुद जो रूल्स आइन के तहत वो बना सकती है 199 आर्टिकल 199 के तहत उसके इख्तियार के नीचे वो खुद रूल मेकिंग करे, ये काम पार्लियामेंट का नहीं है। और उन्होंने ये समझा, जो नजर आया एक जिसको कहते हैं जज साहिबान ने जो अपने इजहार किया मुख्तलिफ कमेंट्स में और क्वेश्चनिंग में, वो ये था कि ये कतरन पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात आइन के नीचे इस्तेमाल करता है और ठीक है सादा कानून साजी से वो इख्तियारात नहीं लिए जा सकते। सही, ठीक है। ये मैं इस पे आपकी तरफ आऊंगी, ये जो सादा कानून साजी या फिर जिस अंदाज में इस पर बड़ी बहस हुई, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। इफ्तिखार साहब, आप कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए कानून को बरकरार रखा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर शायद एक हमला किया जा रहा है। अब इस फैसले के बाद आपको लगता है कि पार्लियामेंट इससे मजबूत हुई है या ओवरऑल आप क्या देखते हैं? देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमान को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि आज के फैसले से कम अज कम इस बात यहाँ पे शुरू हुई है कि पार्लिमान इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन और यकीनी तौर पे वही सारे जो नीचे इदारे हैं उनको इख्तियारात भी देती है। और आज के इस फैसले से ये असूल भी तय हो गया है कि अगर ये मदद चाहे, ये मान चाहे, तो जो इख्तियारात उसने किसी भी इदारे को दिए हैं उसमें किसी किस्म का बदलाव भी ला सकती है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में बात आज तय हो गई है, बड़ी दुरुस्त भी है। लेकिन आपने देखा है कि अगर सिर्फ तो मकसद ये था कि जो चीफ जज है फर्द वाहिद उसके इख्तियारात को कर्टेल करना है और एक कलेक्टिव विजडम को हमने लेके आना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो 5 जजेस ने डिसेंट किया है वो भी शायद ना करते, क्योंकि मकसद तो बड़ा आना था कि एक इज्तिमाई सोच के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इज्तिमाई सोच जो फैसले करती है वो दुरुस्त फैसले करती है। लेकिन जो 5 जजेस ने डिसेंट किया है, इख्तिलाफ किया है, मेरे ख्याल में उनकी नजर में जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत की जानिब से ये कानून साजी की गई है वो उनके इंटेंट के ऊपर शक कर रहे हैं, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये तासुर हमें जरूर मिलता है कि उस पार्लिमान ने जब ये कानून साजी किए है तो वो एक तरह से जस्टिस को मेक श्योर करने के लिए या फर्द वाहिद के इख्तियारात को कलेक्टिव विजडम के हवाले करने से की नीयत से नहीं किए, बल्कि उनका ये ख्याल था कि एक जज के जो शायद उनके ख्याल में उनका मुखालिफ जज है, लिहाजा उसके पास इख्तियार नहीं होने चाहिए और इस इख्तियारात को हम कर्टेल कर दें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये भी एक नुक्ता काबिल गौर है। अब जाहिर सी बात है, जब ये फैसला तहरीरी तौर पे हमारे सामने आएगा तो वो जजमान की जिन्होंने आज एक नया असूल तय किया है कि आईन में 2/3 अक्सरियत से तरमीम किए बगैर भी अगर पार्लियामान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस के अंदर तब्दीली कर सकती है। तो वो मेरे ख्याल में बाहर अपनी जगह पे एक काबिल जिक्र बात जरूर है। यही मैं जरा पूछती हूँ बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, इस पर बड़ी बात भी होती रही है कि इस तरह की लेजिस्लेशन के लिए तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, सादा अक्सरियत के साथ हो नहीं सकता। तो ये कैसे हो गया? जी, आर्ग्यूमेंट्स जो पुट फॉरवर्ड किए गए पिटिशनर्स की तरफ से जिन्होंने इस कानून को चैलेंज किया था, तो उन आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद यही थी कि जनाब ये सादा अक्सरियत से ये पार्लियामेंट में नहीं कर सकती। दूसरा, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, बल्कि इसलिए भी नहीं है कि ऐवान नामुकम्मल है, इसलिए उसकी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। लेकिन अभी जो फैसला आया है मेजोरिटी से, उस फैसले ने ये बहरहाल वाजे कर दिया है कि पार्लियामेंट इख्तियार रखती है सिंपल मेजोरिटी के साथ भी। एटलीस्ट जहां मास्टर ऑफ रोस्टर की बात, एक तो आज चीफ साहब ने दोबारा चीफ साहब ने बार-बार की कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है, तो मास्टर ऑफ रोस्टर के भी टर्म आई और उन्होंने कहा जी कि ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, इसका इस्लाम से या शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल
और साथ साथ जहां तक बात है कि कौन सुप्रीम है, तो जहां पर भी आइन रिटन होगा तो आइन सुप्रीम होता है। इसमें पार्लियामेंट या अदलिया के सुप्रीम होने की बात नहीं है। हमेशा से ये तय किया गया है कि आइन सुप्रीम होगा और आइन जो कहेगा। तो अब जो फैसला है तो उससे तो ये समझ आती है कि आइन बहरहाल पार्लियामेंट को ये इजाजत देता है कि वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से महदूद न करे, बल्कि एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस की कमेटी बनेगी, जो ना सिर्फ ये कि केसेस के फिक्सेशन का मामला भी, क्योंकि यहाँ पर साल से ही हो रहा था कि बहुत सारे केसेस 1/2 तक कई बार मुकर्रर नहीं होते थे हियरिंग के लिए और लोग सफर करते थे। तो वो भी एक ठीक है। अच्छा, मैं इफ्तिखार साहब, ठीक है, आप पॉइंट टेकन। हकूक के नीचे सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी और फैसला करेगी, तो 3 जजेस फैसला करेंगे कि वो कौन सुनेगा, कब सुना जाएगा, और उसके खिलाफ अगर कोई भी पार्टी उससे एग्रीव्ड है तो 14 दिन के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होगी और उसकी समाअत होगी। और इसी तरह अगर कोई भी अहम नईयत के मामला है, जब वो भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं तो 14 दिन के अंदर उनकी भी समाअत सुप्रीम कोर्ट करेगी। सही, ठीक है। अच्छा इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब, ये आपको लगता है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी होगी ये जो फैसला है कि अच्छी एग्जांपल सेट हुई है? अगर मुस्तकबिल में इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? और आपको लगता है इससे पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हुई है, मतलब पार्लियामेंट मजबूत हुई है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि बारह उसूल को तय किया गया है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो बुनियादी सवाल उठाए गए कि क्या उस वक्त पार्लियामान मुकम्मल थी, क्या ऐसा तो नहीं था कि कहीं 50 या 51% से ज्यादा पार्लियामान कहीं गायब थी, वो थी नहीं, और जो सादा से कानून बनाया भी गया वहाँ पे जो काउंट था वो भी इतना ही था कि अगर कोरम की निशानदेही कर दी जाती तो शायद उस दिन पार्लियामान में कोरम भी मुकम्मल नहीं था। तो चंद लोगों ने जिस बिल पे दस्तखत करके उसको सादा अक्सरियत से मंजूर किया, क्या हम इसको इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों की कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में मेरा जवाब तो नफी में है। दूसरा, इन 4-5 रोज की तवील समाअतों के दौरान जस्टिस मुनीर अख्तर या दीगर सीनियर जजेस की जानिब से बार बार जो नुक्ता उठाया गया वो नुक्ता यही था कि अगर आप पार्लियामान को सादा अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में बदलाव का इख्तियार देते हैं तो आने वाली कोई पार्लियामान इसी रास्ते से चाहेगी तो वो कहेगी कि नहीं 3 रुकनी कमेटी नहीं है तो 5 रुकनी कमेटी होनी चाहिए, ये 10 रुकनी कमेटी होनी चाहिए। फिर तो ये एक लामतनाई सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होगा। और जहाँ जहाँ लगेगा कि अगर अदलिया अब सियासतदानों के मफादात के खिलाफ जा रही है तो इन बुनियादों पे वो लेजिस्लेशन कर लेंगे, इख्तियार को कर्टेल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो रास्ता खोला गया है, माजी हमारे सामने है, मुल्क के अंदर हमेशा कवानीन को अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे अपनी दहशत का मामला नहीं है, इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और आला ओहदों पे फाइज लोग हो, बेतहाशा नजीरें आपको नजर आती है कि जहाँ पे उन्होंने कलेक्टिव विजडम के बजाय इंडिविजुअल विजडम, बिल्कुल हमने देखा, या अपने ख्वाहिश के ऊपर फैसले किए, उनके बारे में फिर अदालत क्या कहेगी? अच्छा, ये बैरिस्टर साहब जो जिस तरह से अभी बड़ा अहम नुक्ता भी उठाया है इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब ने कि ये हमेशा हमने देखा माजी में भी कि कानून को ज़ाती मुफादात के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो ये अब एक रास्ता फ्राहम नहीं किया गया कि अगर तो अदालत पॉलिटिशियंस के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ कोई भी फैसला देती है तो ये तो बड़ी आसानी से सादा मेजॉरिटी के साथ उसको तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक रास्ता नहीं हो गया और किसी हद तक वीकनेस का साइन जाता है, या आपको लगता है कि ये जो हुआ आपके नजदीक बिल्कुल ठीक है? रिस्पेक्टेड में बात ये है कि जहाँ तक ये सवाल है कि पहले कानून को इस तरह इस्तेमाल किया गया तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो मेरे मोहतरम सीनियर दोस्त ने ये फरमाया कि कानून को मोम की नाक की तरह कई जगह मरोड़ा गया और जब दिल किया गया तो वो कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जब दिल किया गया तो उनको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया मेन स्ट्रीम में। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं और ना ही इससे कोई इख्तिलाफ किया जा सकता है। हाँ, होती रही है माजी में, बिल्कुल। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है कि आया अब ये जो इसको वैलिडेट कर दिया लॉ को और पिटीशन डिसमिस कर दिए, तो क्या ये एक पार्लियामेंट को एक फुल फ्लेज इख्तियार मिल गया है कि वो जब भी दिल चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर सवाल उठाकर कानून साजी कर सकती है? तो मेरा ये ख्याल है
इस तरह कोई हुआ, हमें उसको बहरहाल तफसीली आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के आएंगे तो उसमें हमें पता चलेगा, तो उसमें बहरहाल फिर परखा जा सकता है और फुल कोर्ट उसको परख सकती है। हर उस कानून को जो इस तरह कहीं पर लिमिट करे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को और उन पर कोई कदगन लगाए। अभी तो जो सीधी सीधी नजर आ रही थी बात वो ये थी, एक फर्द वाहिद से इख्तियार लेकर, जहाँ पर एक फर्द वाहिद ये फैसला करते थे कि कौन कौन से बेंच कॉन्स्टिट्यूट होंगे, कौन कौन से लोग सुनेंगे, उसकी बजाय चीफ जस्टिस में 2 सीनियर जज साहिबान अब ये फैसला करेंगे कि बात कर सकेंगे और कब केस लग सकेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई केसेस ऐसे हैं जो एक दिहाई से फिक्स नहीं हुए, और कई केसेस ऐसे हैं सो मोटो जुरिस्डिक्शन में जिनके फैसले लिए गए, जिनकी मुल्क की मईशत पर बहुत दूररस नताइज मुरतब हुए और अब तक हो रहे हैं, जिनमें रिकॉर्डेड केस आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आपने भी देखा कि वो ज़ेर बहस आया। और आज भी पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अरब गालिबन लॉसेस जो है वो ठीक है, या मुझे अब रकम का सही अंदाजा नहीं है कि सालाना वो अब भी कर रही है, जबकि उस वक्त वो प्रॉफिट में जा रही थी, ठीक है, और उसकी ओनरशिप ली जा रही थी किसी भी जगह जहाँ ली जा रही थी। तो ये इस तरह के जो फैसले हैं, तो अब यही सिर्फ देखना है कि ये तो अब आइंदा पता चलेगा कि क्या होता है जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, वक्त कम है इफ्तिखार साहब, हाँ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे लेती है ये तो तब देखा ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, जाहिर है ये मामला बेसिकली स्टार्ट तो वहीं से हुआ था ना, जब 90 दिन में इंतखाबात कराने की बात हुई थी, तो जिस अंदाज में बंदियाल साहब ने आज खुद नोटिस लिया था, उसके बाद ये सारा मामला हमें नजर आया। वैसे आपको लगता है कि आज खुद नोटिस का इख्तियार एक जज से लेकर 3 जो सीनियर जजेस की कमेटी को दिया गया है, ये एक लिहाज से बेहतर भी है ओवरऑल सिस्टम के लिए? जिस तरह से बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई जाती थी, जिस अंदाज में बंदियाल साहब को क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि आपके पास तो इख्तियार नहीं लेना चाहिए, तो ये एक अच्छा सेट हो गई एग्जाम्पल। मेरा ख्याल में ये एक मफरूजे की बुनियाद पर तो हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा दुरुस्त हो, लेकिन माजी की प्रैक्टिस तो हमें ये बताती है कि इस मुल्क में कोई मुंतखब हुकूमतें हों या कोई मुतलक अनाज जो हुक्मरान हो, उन्होंने भी अवामी अहमियत के हों और उनको टेकअप करना जरूरी हो, लेकिन 3 में से 2 जजेस की मुखालफत करें तो मैं क्या कहूँगा कि फिर हम अगर मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ जाएं, लेकिन तकाजा हालात ये कर रहे हो कि इस मामले को अदालत को टेकअप करना चाहिए और अदालत ना करे, ठीक है, फिर मुअर्रिख क्या लिखेगा? मुअर्रिख उन 2 जजों के बारे में जो अक्सरियत में होंगे, लेकिन उनको गलत लिखेगा। तो ये कोई एक मुसलमा असूल नहीं है कि जहाँ पे कलेक्टिव विजडम हो वहाँ पे फैसले दुरुस्त होते हैं। तो ये तो फिर ये सवाल ये है कि जो इख्तियारात किसी को दिए गए हैं, हाँ, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, वो मुल्क का आर्मी चीफ हो या मुल्क का चीफ जस्टिस हो, वो जुडिशरी भी इख्तियार करे उसको। तो ये तो जुडिशरी को सोचना चाहिए था ना इफ्तिखार हुसैन साहब, ये तो मतलब जुडिशरी का सोचने का काम है कि हमसे इख्तियारात लिए गए हैं या कल कोई हम फैसला देते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी उसको तब्दील किया जा सकता है। तो ये चीफ जस्टिस या जो वहां पर बैठे जजेस हैं, तो फिर फैसले से पहले उनको इदराक नहीं हुआ होगा जो आप बात कर रहे हैं, अगर उसको देखें। मुझसे पूछ रही है मैं इफ्तिखार शिराजी साहब, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें आप देखें हमें तहरीरी फैसले को पढ़ना पड़ेगा कि 10 जज साहबान ने जब ये एक नया गेट ओपन कर दिया है जिसमें पार्लियामान को इतनी बड़ी सहूलत दे दी गई है कि अगर आप चाहें तो मुल्क की आला तरीन अदलिया के इख्तियारात को जितना महसूस करना चाहें आप कर सकते हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 9 दीगर रुकना जज हैं, उन्होंने माजी में इस मुल्क में सियासतदानों का कंडक्ट देखा है कि नहीं देखा? बिल्कुल। इनमें से कितने लोग हैं कि जिन्होंने मार्शलों की हिमायत की है, हाँ, कितने लोग हैं कि जिन्होंने उस आमराना दौर में अपना कादा पेश किया है, कितने लोग हैं जो गैर जमहूरी अमल में शरीक रहे हैं। ठीक है, अगर वो समझते हैं कि ये लोग दुरुस्त फैसले कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है, वक्त खत्म हो गया है, ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब, सीनियर तर्जियाकार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, उनका एनालिसिस आपने सुना। इसके साथ साथ माहिर कानून बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।